हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ ऑन लक्ष्य बैच में। ये आपके क्लास नंबर 2 है। हम लोग क्लास याद नहीं रखेंगे कितना नंबर ये नहीं देंगे, क्योंकि ये आपके सारे टॉपिक जितना सारा डाउट है आप मुझे मेल कर सकते हो। हालांकि थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, समझो मेरी बात को। सारे टॉपिक को खुद से प्रिपेयर करना पड़ रहा है, टाइप करना पड़ रहा है, उसका पीडीएफ बनाना पड़ रहा है ताकि आपको सही कंटेंट मिले। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके लिए आपसे कोई दिक्कत नहीं, गिला शिकवा मत रखना। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं। ये पहले वेन डायग्राम करने से पहले ना हम लोग समझते हैं सेट को। हम लोग थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे ताकि आपको आरआरबी ग्रुप डी में जो प्रॉब्लम आता है, बहुत ही अच्छा सवाल आता है। जैसे एट लीस्ट, एट मोस्ट, ऐसा कुछ टर्म का यूज़ होता है। उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा सेट क्या होता है। सेट के ही अंदर एक वेन डायग्राम टॉपिक होता है, जिसके कारण से हम लोग वेन डायग्राम समझ पाते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, उसको हम लोग समझेंगे। पहले सेट किसे कहा जाता है उसको आप चाहे तो नोट कर सकते हो, या तो मत नोट करना। थोड़ा सा आपको लगे कि स्लो चल रहा है तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना 1.25 स्पीड से, या फिर आप थोड़ा ध्यान से देखो। एक बार अगर समझ गए ना सेट, तो इससे ज़्यादा बढ़िया कुछ नहीं होगा। मैं आपको 11-12 के भी स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा स्टैंडर्ड में आपको समझाऊंगा, 0 से लेकर फाइनल तक। थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि ये पहला क्लास है सेट का, क्योंकि ये बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है, ये क्लास जो जेईई देता है बच्चे, मेरा जो स्टूडेंट है, उन लोगों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि वो सेट बहुत अच्छे तरीके से समझ जाता है। आप भी समझ जाओगे, आप चाहे मैथमेटिकल बैकग्राउंड या फिर साइंस बैकग्राउंड के हो कि ना हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा। थोड़ा सा ध्यान रख के मतलब दिमाग लगा के बैठो। यहाँ पे चारों तरफ इधर उधर मत भटको, समझो और सीख लो। चलिए देख लेते हैं पहले क्या समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे कि सेट क्या होता है। सेट एक होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या होता है सर आपने तो लिख दिया कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए सब्जेक्ट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक है, अब ये सेट का वेल डिफाइंड मतलब जिसे आप डिफाइन कर सकते हो। कभी आपको लगे कि मैं 6 फीट वाले जितना स्टूडेंट है उन लोगों को एक कतार में खड़ा करूंगा, तो उनको एक कतार में आपने खड़ा कर दिया, तो 6 फीट के ऊपर वाले स्टूडेंट को, तो वो डिफाइंड है? नहीं सर, क्यों? क्योंकि 6.1 हो सकता है, 6.2 हो सकता है, 6.3 हो सकता है, 6.4 हो सकता है। हाँ, ये डिफाइंड है, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकता है। अगर आपने बोला कि इंडिया के टीम के जितना सारा प्लेयर है उन सबको एक लाइन पे एक कतार में खड़ा कर दो, यानी कि एक फाइल में आप बंद कर दो। फाइलिंग कर रहे हो मतलब कुछ चीज़ों को समझा रहे हो या फिर सजा रहे हो। ठीक है, जैसे आप किताब का जो रैक होता है, रैक में आप क्या करते हो? अच्छा, इधर वाला मैथ वाला किताब सब एक साथ रख दिए, उसके बाद साइंस वाला या फिर जनरल अवेयरनेस वाला किताब रख दिए, उसके बाद इंग्लिश का रख दिए, उसके बाद सर करंट अफेयर्स का नोट्स ये रख दिए, ये सर का नोट ये वाला है स्टैग, ये वाला स्टैग, ऐसा करके उसमें क्या डेफिनेशन होता है या फिर डिफाइन होता है। जब भी किसी चीज़ का डिफाइन होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का डिफाइन होता है, तब उसे हम लोग कह सकते हैं, डिफाइन किया जा सकता है, तब उसे हम लोग वेल डिफाइंड कहते हैं, और उसे सेट के आकार में हम लोग लिख सकते हैं। सेट को सेकेंड ब्रैकेट में लिखा जाता है, और एक किसी भी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है बड़ा कैपिटल लेटर में, और उसमें जो एलिमेंट्स होता है उसको स्मॉल लेटर में डिनोट किया जाता है। ठीक है, स्मॉल लेटर या फिर स्मॉल अल्फाबेट में आप लोग बोल सकते हो, डिनोट किया जाता है। अब सर वेल डिफाइंड नहीं है, ऐसा एक एग्जांपल दीजिए ताकि हमें समझ में आए कौन सा आप मना कर रहे हो। सर वेल डिफाइंड नहीं है, आपको बोला गया कि आईक्यू टेस्ट करो। क्या आईक्यू को टेस्ट कर सकते हैं? हाँ सर, आईक्यू को थोड़ा सा डिफाइन हो सकता है, लेकिन एक फॉर्मूला जो होता है वो डिफाइन नहीं होता है। आप बोल सकते हो कि समझदारी, जो एक लड़के का या फिर एक लड़की का समझदारी आप डिफाइन करने का कोशिश कर रहे हो। क्या समझदारी को कोई मापा जा सकता है? नहीं, उसे डिफाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका समझ उसका होगा। क्या समझ है, वो क्या करना चाहता है, वो सिचुएशन के ऊपर होता है। ठीक है, तो उसे कहा जाता है, उसे सेट नहीं कह सकते आप। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ नंबर्स है या फिर कुछ सीरीज है जिसको हम लोग लिखने का कोशिश करते हैं। किसको लिखेंगे, एक बात देख लेते हैं। हम लोग लिखते हैं एन, लिखते हैं कैपिटल एन के द्वारा क्या डिनोट किया जाता है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ये आप लिख लो, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल
ये नहीं लिखेंगे हर बार, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होता है सर, नंबर्स। सर 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते करते कंटिन्यूअसली। अब सर हम अगर जेड लिख दे तो सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स, इसमें जीरो जोड़ो और नेगेटिव की तरफ जोड़ दो। उसमें अगर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हम लोग लिखने का कोशिश करें तो सर जेड प्लस हो जाएगा, सेट ऑफ ये क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स। सर 1 मिनट थोड़ा सा इसको स्टेबल कर लेता है, ये थोड़ा हिल रहा है, जो टेबल है मेरा थोड़ा सा इसे स्टेबल, थोड़ा सा आवाज आए तो मुझे माफ कर देता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब नॉर्मली आप सोचो कि दूसरे पॉइंट क्या क्या हो सकता है सर, और क्या आ सकता है सर, और एक पॉइंट आ सकता है क्यू। क्यू को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्यू इज ए सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है, ये लिख लो, रैशनल, रैशनल नंबर्स। हम इसका सीरीज आपको भी सिखा देंगे, लेकिन पहले लिख लो, ये आपके लिए पॉइंट होगा। उसके बाद अगर हम लोग सोचे कि क्यू प्लस क्या होता है सर, सर क्यू प्लस होता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। अब ये रैशनल नंबर्स क्या होता है सर, रैशनल नंबर्स, ठीक है, जिस किसी भी नंबर को आप अगर p बाई क्यू के आकार में उसे रिप्रेजेंट कर पाओ, जहां पे q नॉट इक्वल्स टू 0, उसे कहा जाता है रैशनल नंबर्स। जहां पे q इक्वल्स टू 0 हो जाएगा उसे कह देंगे इरेशनल नंबर्स। जैसे इरेशनल नंबर्स क्या होता है, पाई, ठीक है, इरेशनल नंबर्स होता है। या फिर ऐसे बोल सकते हो, नीचे कोई किसी चीज़ को 6 से अगर डिफाइन करो तो उसके ऊपर पॉइंट आ जाता है, जिसे कहा जाता है रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। तो ऐसा नंबर्स को इरेशनल, इसको हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले इस टर्म को क्यों करना है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक दे देता है, कभी अगर स्टैंडर्ड वेन डायग्राम दे दिया ना तो उसमें ये टॉपिक रहेगा ही रहेगा, ऐसा टर्म यूज किया जाएगा। अच्छा आर अगर दे दिया जाए तो सर सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएगा, सर रियल नंबर्स, ठीक है। वहां पे इंटीजर में मैंने बोल दिया था 0 को जोड़ो 1 को जोड़ो। इंटीजर क्या होता है सर, 1 2 के बीच में भी नंबर हो सकता है। ये रियल नंबर्स क्या होता है, इसके साथ नेचुरल नंबर के साथ खाली जोड़ दोगे, किसको सर, 0 को जोड़ देंगे, और माइनस की तरफ -1 -2 -3, इस टोटल सीरीज को हम लोग रियल नंबर्स बोलेंगे। तो सर आर प्लस पॉजिटिव क्या हो जाएगा सर, आर प्लस हो जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब देखते हैं दूसरा चीज, सी से क्या डिनोट किया जाता है, सी से डिनोट किया जाता है सर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है एक नंबर जो कि नंबर नहीं है, हालांकि, ठीक है, एक नंबर जिसे हम लोग x प्लस आई वाई के द्वारा डिनोट किया जाता है। जो i क्या होता है सर, i होता है आयोटा, जिसे लिखा जाता है, जिसका वैल्यू होता है √(-1). तो ये इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट ये रियल पार्ट मिलके एक नंबर क्रिएट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक पोजिशनिंग टाइप का होता है, पोजिशनिंग मतलब जिसे एक्स वाई प्लेन में पोजीशन होता है, जैसे एक्स वाई प्लेन में पॉइंट होता है एक्स एंड वाई, तो जो इमेजिनरी पॉइंट एक आता है उसको हम लोग कहते हैं x प्लस आई वाई का द्वारा डिनोट किया जाता है, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं। अब सर सेट के को रिप्रेजेंट कैसे कैसे किया जाता है सर, सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक क्या होता है सर, एक होता है रोस्टर, ठीक है, रोस्टर मेथड, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड, ठीक है, सेट बिल्डर मेथड, रोस्टर मेथड, और दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड, बिल्डर मेथड, ठीक है। तो सेट रोस्टर मेथड क्या होता है सर, रोस्टर इज चिकन रोस्ट को आप समझो, जो नंगा पुंगा होता है, मतलब जिसका एलिमेंट को आप आंखों देखे दिखता है, जैसे 0 किसी सेट में 0 1 2 3 4 ऐसा करके ये तो एलिमेंट्स दिख रहा है ना आपको, तो इसे कहा जाता है रोस्टर। अब ऐसे समझो चिकन रोस्ट क्या होता है, उसके ऊपर से जो जितना पंख सबको छुड़ा देते हैं तो नंगा हो जाता है, तो उसे रोस्टर मेथड में कंपेयर करो। सेट बिल्डर, बिल्डिंग के अंदर क्या हो रहा है आपको दिखाई नहीं देता, बिल्डिंग के अंदर घर का डेकोरेशन हुआ है, कुछ है, आप जाके बोलोगे कि मिश्रा जी के घर कहाँ है, या फिर आप जाके बोलोगे राव साहब के घर कहाँ है, ऐसा करके तो तब जाके आपको समझ में आएगा ना कि कौन सा वाला घर है और उसको कैसे दिखता है, तब जाके डिफाइन होता है, तो उसे कहा जाता है सेट बिल्डर मेथड। जैसे हम लोग बोल सकते हैं इसको से एक सेट p इज एक्स इज एज, या फिर डिफाइन किया जाता है ऐसे p x होल्ड्स, ये क्या होता है सर, एक वैल्यू होता है जहां पे x का प्रॉपर्टी दिया हुआ है a b c ऐसा करके, या फिर x बराबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये एक सिंबल होता है, इसे कहा जाता है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये दोनों
टॉपिक या फिर टाइप हम लोग कंप्लीट किया। अब समझेंगे टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ टॉपिक देखने की कोशिश करते हैं या फिर समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। इसको डेफिनेशन को खाली समझ लो, याद रख लो, इससे आपको काम में आएगा। एक होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? जिसमें एक ही एलिमेंट रहता है। जैसे इसके अंदर अगर सपोज 1 दिया हुआ है तो इसे कहा जाता है सिंगलटन सेट, या फिर 2 दिया गया है, या फिर इसके अंदर आप खुद दिया गया है, ठीक है, तो आप खुद हो, तो इसे कहा जाता है सिंगलटन सेट। एम्प्टी सेट जो खाली होता है, कुछ नहीं होता है जिसके अंदर, उसे कहा जाता है एम्प्टी सेट, ठीक है। तो इसके फाई के द्वारा डिनोट किया जाता है। उसके बाद फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिसे क्या है सर, जिसे फाइनाइटिकली हम लोग डिनोट कर सकते हैं, उसे कहा जाता है फाइनाइट सेट, ठीक है सर। उसके बाद अगर हम लोग सोचे कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। कार्डिनल नंबर एक नंबर होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर। ये डेफिनेशन होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है? जिसमें हर एक एलिमेंट अलग अलग होगा उसे कहा जाता है कार्डिनल नंबर। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकता है। जैसे एक सेट है एक्स, सच एज एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर आर, जहाँ पे 1 लेस देन एक्स लेस देन 2। क्या 1 और 2 के बीच में बहुत सारा नंबर है? हाँ सर, बहुत सारा नंबर है। कैसे? जिसके अंदर हो सकता है 1, 1.1, 1.2 ऐसा करते करते जा सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं एक्स सच सेट, सपोज ए लिख देता है, ए सेट एक्स जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई इंटीजर, जहाँ पे एक्स लेस देन 10। मैं आपको इतना सब कुछ क्यों पढ़ा रहा हूँ? आपको शायद बोरिंग लग सकता है, लेकिन सर एक बार सीख लो, नया पैटर्न आ रहा है, फिर तब जाके फिर से सीखोगे। उससे अच्छा है अभी एक तरफ से सीख लो, और वेन डायग्राम और सेट थ्योरी में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको गारंटी के साथ आप वो क्वेश्चन कर पाओगे सक्सेसफुली, ठीक है सर। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। क्या होता है? दोनों सेट का अगर सब कुछ एलिमेंट सेम होता है तो उसे इक्विवेलेंट सेट क्या कहा जाता है। इक्वल सेट क्या होता है? अगर किसी दो सेट में इक्वल नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स रहता है तो उसे इक्वल सेट कहा जाता है। इसके बाद इक्वल सेट आएगा, इक्वल सेट, ठीक है। यहां तक खत्म हो गया। अब सबसेट कहा जाता है, सेट के अंदर के जितना सारा एलिमेंट होता है उसे कहा जाता है सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, और एक प्रॉपर सबसेट होता है, कंपेरेबल सबसेट होता है, ये सब जानने का जरूरत नहीं है। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सर आपको लगेगा सर कभी कभी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा यूनिवर्सल सेट, जो ग्रुप डी के भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा यूनिवर्सल सेट। नो, एक सेट को इमेजिन किया जाता है, या फिर एक सेट जो कंटेन करता है सारे सेट के एलिमेंट्स को। मतलब आपके पास अगर कोई 20 रन करने वाला बॉलर है, 30 बैट्समैन है, 30 रन करने वाला बैट्समैन है, 40 रन करने वाला बैट्समैन है, 100 रन करने वाला बैट्समैन है, तो इन सबको मिला के जो एक सेट होगा उसे कहा जाता है यूनिवर्सल सेट, जिसको यू के आकार में डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो पहले क्या किया गया, इस तरीके से सेट को डिफाइन करना शुरू किया गया। उसके बाद स्विस मैथमेटिशियन यूलर यूक्लिडेट, उन्होंने क्या किया, एक आइडिया रिप्रेजेंट किया जिसे क्लोज कर्व के अंदर सेट को रिप्रेजेंट करना था, जो बाद में मैथमेटिशियन वेन उसे क्या किया, प्रैक्टिस में लेके आए, मतलब नॉर्मली प्रैक्टिस में लेके आए, जिसके कारण इस टोटल कॉन्सेप्ट को यूलर वेन डायग्राम कहा जाता है। हम लोग खाली वेन डायग्राम पढ़ते हैं, लेकिन इसे कहा जाता है, ओरिजिनल नाम क्या है इसका, यूलर या फिर कोई ऑयलर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, आप पढ़ो आपके हिसाब से, यूलर वेन डायग्राम, क्योंकि उन्होंने यूलर ने स्टार्ट किया था और वेन ने क्या किया था, प्रैक्टिस किया था, इसको बार बार इसको अप्लाई किए थे, ठीक है। इसे सिंपली वेन डायग्राम हम लोग कहते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम में एक सेट को इमेजिन किया जाता है जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल सेट। थोड़ा सा समझ लेते हैं, नया स्लाइड हम लोग यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट को इमेजिन किया जाता है, ठीक है। एक यूनिवर्सल सेट को इमेजिन किया जाता है जिसको यू के आकार में डिनोट किया जाता है, कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे कहीं पे भी लिख सकते हो आप। ये सीख लो, आपको एग्जाम हॉल में ये नहीं लिखना पड़ेगा, ये दिया हुआ रहेगा। किसी क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा मस्ट, क्योंकि बोला जाता है कि 20 प्लेयर ऐसा खेल रहे हैं, कोई चॉकलेट खाता है, कोई कैडबरी खाता है, एटलीस्ट 2 ऑफ देम हु ईट कैडबरी एंड चॉकलेट, एटलीस्ट, एट मोस्ट, ऐसा टर्म यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे, ज़्यादा जल्दी नहीं है। हम लोग इस लॉकडाउन को ऐसे फ़ायदा में उठाएंगे ताकि मैथ के डिटेल्स में आपको क्लियरेंस आ जाए।
लक्ष्य बैच का पूरा फ़ायदा हम लोग उठाएंगे। ठीक है सर, तो देखते हैं और क्या होता है सर। इसमें हम लोगों ने क्या किया, उसको इसके अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट्स को हम लोग सर्कल में डिनोट कर, एक क्लोज्ड कार में डिनोट कर रहे थे। फिर देखा गया कि क्लोज्ड कार में लिखते लिखते इसको कोई भी कुछ इस तरीके से शेप में दे रहा है कुछ भी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक सुंदर सा गोल सर्कल के अंदर डिनोट करना चालू किया, गोल सर्कल के अंदर डिनोट करना चालू किया। ठीक है सर, तो इसे कहा जाता है सेट के द्वारा। अब एक चीज़ समझो, पहले टॉपिक जो हमारे काम का अभी तक था, जो काम के जो टॉपिक है उसको समझने के लिए तरीका हम लोग सीख रहे थे। अभी सीखेंगे कि पहला टॉपिक क्या होता है सर। एक होता है यूनियन ऑफ सेट। सपोज ए सेट को ऐसे डिनोट किया गया और बी सेट को ऐसे डिनोट किया गया, जो कि बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। बी सेट को ऐसे डिनोट किया गया और बोला गया कि आप यूनियन ऑफ सेट को डिनोट करो। मतलब ए सेट में इतना एलिमेंट्स था, अब बी सेट में इतना एलिमेंट्स था, तो ए सेट में कितना था, ये एलिमेंट्स था ए सेट में। इसको हैच लाइन के द्वारा डिनोट किया जाता है, जो 45 डिग्री में लीन होता है। ठीक है, इसको हैच लाइन के द्वारा डिनोट किया जाता है। लेकिन हम लोग के क्वेश्चन में ताकि हेजी ना आए, इसीलिए हम लोग के क्वेश्चन में आरआरबी में नहीं दिया जाता है। हमें सीखना है प्रॉपर सेट थ्योरी और वेन डायग्राम, इसीलिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम में ऐसा नहीं आता है तो ऐसा नहीं कराऊंगा। ठीक है, आप एक बार सीख लो, आप कैट के लेवल तक आप जा सकते हो। यहाँ से लेकर इतना कॉन्फिडेंस से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कैट के भी मैथ सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एसएससी का तो कर पाओगे ही कर पाओगे, रेलवे का भी कर पाओगे, कैट का भी कर पाओगे। चलिए देख लेते हैं। बी सेट का ये एलिमेंट्स था। ठीक है, हैच लाइन को उधर नहीं करके फिर इधर ही कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं हैच लाइन को। बी सेट का ये एलिमेंट्स था। ठीक है, देखो यूनियन का मतलब होता है जो टोटल एरिया मिल रहा है शेडेड हमें, उसे कहा जाता है यूनियन। एक बार सोचो, अगर ए सेट में ऐसे एलिमेंट्स था 2 3 5 7 और बी सेट में ये ए सेट का एलिमेंट्स था और बी सेट में ऐसे एलिमेंट्स है जो कि 5 7 9 7 5 7 9 11। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, सेट का कोई दिमाग ऐसा फटा नहीं होता कि आपको सीक्वेंस में ही लिखना होता है। सेट में सीक्वेंस का कोई वैल्यू नहीं होता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। सेट में सीक्वेंस का कोई वैल्यू नहीं होता है कि आपको सीक्वेंस से ही लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। तो ए यूनियन बी को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो उल्टा वाला कप। ठीक है, इसे क्या जाता है ए यूनियन बी, और इसे कहा, और या फिर बोल सकते हो ए कैप बी, ए काप बी, सॉरी काप, ये काप है और ये जब हो जाएगा तो कैप हो जाएगा। आपका जो सिर पे जो कैप पहना जाता है उसे कहा जाता है इंटरसेक्शन, बाद में समझेंगे। तो इसे कहा जा रहा है, हम लोग सीख रहे हैं यूनियन। ठीक है, हम लोग सीख रहे हैं यूनियन। हालांकि आप बहुत सारे स्टूडेंट को यूनियन पता है, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा सेट सर, 2 3 5 7 9 11। आपको लगेगा कि सर 5 7 तो 2 2 था, तो 2 × 5 7 आप लिख सकते थे। सेट में क्या होता है, रिपीट नंबर को नहीं दिखाया जाता है। जैसे आप गारमेंट्स के शॉप में जाओगे तो मैनिक्विन्स पे जो कपड़ा दिया हुआ रहता है वहाँ पे एक ही कपड़ा दिया हुआ रहता है, टू रिप्रेजेंट ऑल द क्लॉथ्स विच आर इन द रैक। उनके पास रैक में जितना सारा कपड़ा है उनका रिप्रेजेंट के हिसाब से सेट में दिया हुआ रहता है। तो मेरे पास 2 5 2 7 ये वाला सेट देख के हमको नहीं पता चलेगा कि 2 5 है 2 7 है, लेकिन इसे कहा जाता है यूनियन ऑफ सेट या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। ठीक है, कितना मल्टी नंबर हो सकता है, यहाँ पे 7 ऐसा हो सकता था कि 4 5 7 हो सकता था, लेकिन सेट में खाली एक ही को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, ये एक प्रोसेस है जो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका कहा जाता है, इसे सेट प्रोसेस कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब हम लोग क्या सीखेंगे सर, इंटरसेक्शन क्या होता है सर, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसके नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स अगर हम लोग बोले तो क्या सीखेंगे सर, हम लोग सीखेंगे कि सपोज ए सेट ऐसा दिया हुआ है 3 6 5 9 5 11 ऐसा करके दिया हुआ है, और दूसरे बी सेट में दिया हुआ है 5 11 7 5 15 ऐसा दिया हुआ है। तो इन दोनों में कॉमन सेट कौन सा है सर, कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी अगर लिखा जाए तो 5 और 11 ये कॉमन एलिमेंट्स है। ठीक है, तो एक यूनिवर्सल सेट को कैसे डिनोट किया जाता है, यू के आकार में। उसके बाद क्या किया जाता है सर, 2 सेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दोनों ये सेट दूसरे कलर से लिखते हैं। 2 सेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पहला वाला कौन सा सेट है, ए सेट है, दूसरे वाला बी सेट है। इन दोनों के जो कॉमन सेक्शन है उसे कहा जाता है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इसके द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है इसे कहा जाता है ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो किस सेट में सर इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन सेक्शन नहीं रहेगा,
उसे कहा जाता है डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है सर? जिसके अंदर कोई भी इंटरसेक्शन अगर किया जाए तो ए इंटरसेक्शन बी शायद कर लिए तो वहां से हमें फाई मिल रहा है, तो उसे कहा जाता है डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट छोड़ के बाकी इंटरसेक्टिंग सेक्शन मतलब इंटरसेक्शन सेट में हमें डिसजॉइंट सेट क्या क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा तब, तो ये डिसजॉइंट सेट होता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? दोनों में कोई कॉमन एरिया नहीं है, ऐसा करके रिप्रेजेंट किया जाता है डिसजॉइंट सेट्स को। ठीक है, अब एक दो चीज हम लोग और सीखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ है। इस सेट में दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट मतलब सर अगर ए सेट से हम लोग बी सेट को घटाए तो क्या मिलेगा सर? ए सेट से बी सेट को घटाएंगे तो हमें मिलेगा एक्स एलिमेंट, जो एक्स बिलोंग्स टू ए है बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका क्या मतलब, क्या लिख दिया सर? ये सब समझो मेरी बात को। अगर ए सेट को हम लोग से अगर ए सेट से हम लोग बी सेट को घटाएंगे तो क्या एलिमेंट्स बचा हुआ रहेगा? खाली ए सेट का ये वाला सेक्शन। क्यों? क्योंकि हमने तो बी सेट वाला ये तो हटा लिए, बी सेट वाला ये तो घटा लिए, तो ये वाला सेक्शन तो हमने हटा दिया। बचा कितना हुआ है सर? ए वाला सेक्शन ये वाला बचा हुआ है। ठीक है, क्या आपको कोई दिक्कत हो रहा है समझने में? आशा करता है कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सेट अगर बचा हुआ है तो ये एक्स बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। क्या एक्स एलिमेंट बी के साथ मिला हुआ है? नहीं सर, बी के साथ नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो समझो एक दूसरे चीज, अगर हम लोग बी सेट से ए सेट को घटाएंगे, बी माइनस ए करेंगे तो क्या मिलेगा सर? बी माइनस ए मिलेगा। तो ऐसा मिलेगा यूनिवर्सल सेट के अंदर हम लोग ये ए है और ये बी है, तो बी से ए को घटा रहे हैं मतलब बी वाला जो बचा हुआ है वो सेक्शन बचा हुआ रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये तब आ जाएगा बी माइनस ए सेट बराबर क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू एक्स, जहां पे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ए का सारे एलिमेंट तो हमने वहां से हटा लिए। ठीक है, अब आपको लगेगा नहीं सर, आप एक काम करो, सेट बिल्डर प्रोसेस से या फिर रॉस्टर प्रोसेस से हमें समझाओ। ये तो सेट बिल्डर प्रोसेस दिखा रहे हो कि इसमें एलिमेंट क्या है समझ में नहीं आ रहा, तो आप रॉस्टर प्रोसेस, तो अगर ए सेट में हम लोग ले ले 1 2 3 5 7 और बी सेट में हम लोग ले ले 3 5 7 9 11, तो ए माइनस बी में क्या आएगा सर? ए से बी को हटा रहे हैं तो 3 5 7 घट गया, देखो कॉमन है, तो यहाँ से कितना बचा रहेगा सर? ए 1 और 2, तो ए माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए माइनस बी बराबर 1, 2। बी माइनस ए बराबर कितना आ जाएगा सर? 9, 11। देखो 9, 11 बी माइनस ए बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको आशा करते हैं समझ में आ गया क्यों बी से हम लोग ए को घटा रहे हैं। अब चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, ऑफ टू सेट्स। आपको लगेगा सर ये इररिलेवेंट है, लेकिन मैं कह रहा हूँ विश्वास मानो आपको ये काम में आ जाएगा। इस बार जो आरआरसी ग्रुप डी में क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपको ये समझना जरूरी है, उसको समझने के लिए। नहीं तो आप इतना दिन से सेट थ्योरी का क्वेश्चन कर रहे हो, क्यों आपको समझ में नहीं आ रहा? कोई आकर बोल देता कि ये कर लो, खत्म कहानी, ये वाला सेक्शन आ जाएगा, 1 -2 -3 ऐसा करके सिखा देगा, फिर आप वैसा करते रहना, आपको नंबर नहीं मिलेगा। जैसे ही आप समझ जाओगे एक बार, आपको कोई भी दूसरे टॉपिक की तरफ खींच नहीं सकता है। उसमें भी आप सही चीज़ ढूंढ लोगे, जहाँ पे भी कोई भी टीचर पढ़ा रहे उनसे पढ़ लो, वहाँ से भी आपको सही टॉपिक मिल जाएगा। अगर यहाँ पे पढ़ रहे हो लक्ष्य बैच में, आपको अगर पढ़ना है तो आप थोड़ा सा ध्यान रख के थोड़ा सा धीरे से बैठो, आपको सभी टॉपिक समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सर, हम लोग क्या मांग रहे हैं कि सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, तो इसे क्या क्या किस तरीके से डिनोट किया जाता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? इसे कहा जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस, और इसको डिनोट किया जाता है ए डेल्टा बी के द्वारा। ठीक है, ए डेल्टा बी के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये दोनों जो एरिया रहेगा ये दोनों एरिया हो जाएगा। अगर ए सेट ये है, बी सेट ये है, तो बीच वाला इंटरसेक्शन छोड़ के बाकी वाला सेक्शन हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है? ए डेल्टा बी बराबर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, जहाँ पे इक्वल्स टू एक्स एलिमेंट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। देखो सर, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर नहीं है, बिलोंग्स टू मतलब उसके अंदर होना। ठीक है, और एक कंप्लीट सेट होता है, कॉम्प्लीमेंट सेट होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है, कंप्लीट नहीं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है। इसे ए सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर तो ए सी ए डॉट ऐसा द्वारा डिनोट किया जाता है, और ये हो जाएगा, ये और हो जाएगा।
इन दोनों के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सर, यूनिवर्सल सेट से ए सेट को अगर घटाएंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। तो सपोज अगर यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते करते मल्टीपल ऑफ पॉइंट्स मिल रहा है आपको। अच्छा डिफाइन करते हैं तो 6 7 8 9 10 तो यहाँ पे है, और ए सेट बराबर आपको मिल रहा है 1 3 7 9 ऐसा करते हैं, ठीक है। तो आप अगर यूनिवर्सल सेट से ए कॉम्प्लीमेंट पाना चाहते हैं तो यूनिवर्सल सेट से ए सेट को हटाओ, घटाने के बाद कितना मिल जाएगा सर, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, 8 मिलेगा और 10 मिलेगा। तो इसे कहा जाता है ए कॉम्प्लीमेंट सेट। तो ये कॉम्प्लीमेंट कब यूज होता है, सपोज आपको बोल दिया गया कि 20 लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ता है टोटल 40 के अंदर, तो आप बोलो कि ए कॉम्प्लीमेंट कैसे हो जाएगा, या फिर कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है ऐसा बंदा, कितना हो जाएगा, 40 में से आपको 20 घटाना है, बचा हुआ है 20। तब हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट को निकालो, आंसर आ जाएगा। तो तब जाके अगर क्वेश्चन आएगा दिमाग में आपको ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये पहले इसीलिए हम लोग पढ़ के चल रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ लॉज होगा, थोड़ा सा लॉज पढ़ लेंगे, अलजेब्रिक लॉज ऑफ सेट, उसको पढ़ के हम लोग चल जाएंगे नॉर्मल क्वेश्चन के तरफ जो कि हमें सेट थ्योरी में दिया हुआ रहता है। चलिए लॉज को पढ़ते हैं। लॉज में क्या मिल जाएगा सर, एक पहला वाला लॉज होता है आइडेम्पोटेंट लॉज, ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉज, पोटेंट लॉ। इसे क्या कहा जाता है कि अगर कोई सेट ए है तो ए यूनियन ए क्या हो जाएगा सर, ए यूनियन ए होता है, ए इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा सर, 5 होता है सर, ए इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, अच्छा सर ये भी ए हो जाएगा। अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है कि ए सेट में से ए सेट कॉमन लेंगे तो ये 5 क्यों होगा सर, ए ही होगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है सर, आइडेंटिटी लॉस, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है कि ए के साथ अगर नल सेट के यूनियन निकाले तो ए आता है, ए के साथ यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन निकाले, यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, और या फिर ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो इसे क्या मिल जाएगा सर, ए सेट मिल जाएगा। अब ये कैसे हो जाता है, देखो सर यूनिवर्सल सेट ये है यूनिवर्सल सेट, उसमें से ए में कॉमन कौन सा वाला है, ए सेक्शन ही तो है, तो इसे हो गया। अब दूसरा चीज़ है कम्यूटेटिव लॉज, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सर कम्यूटेटिव लॉ होता है ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए होता है, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए होता है, ठीक है। और चौथा वाला क्या होता है सर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, वो सब हमें ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ सीखेंगे, नॉर्मली नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ सेट के जोड़ना, जैसे एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है सर, ए यूनियन बी का फॉर्मूला सर, ए यूनियन बी क्या, एन ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए सेट ए प्लस नंबर ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसे यूनिवर्सल सेट वाला फॉर्मूला कहा जाता है। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला हो गया, जब ये इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा तब एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, जब ये इंटरसेक्शन का वैल्यू आ जाएगा तब ये हो जाएगा, नॉर्मली हो जाएगा, ठीक है। अब देखो और एक चीज़ फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ए माइनस बी सेट अगर बोला जाए तो एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप कोशिश करो इन दोनों फार्मूला को समझने का, कैसे आया हम इसको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको तब लगेगा कि बोरिंग चीज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। ये तो स्टार्टर था सर, अभी मेन कोर्स चालू होगा ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली खाने का बात क्यों करते हो सर? सर खाने में ही मज़ा है, खाने के लिए सब कुछ करते हो या फिर जिंदा रहने के लिए, और कुछ दिमाग में कुछ गलत चीज़ मत लेके आओ, इसके लिए करेंगे ये सेल्फ स्टडी, कुछ नहीं होता है सर। खाना खाने के लिए सब कुछ करते हो, ठीक है, और अपने उम्मीदों को बचा रखने के लिए ये नौकरी पाते हो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। In a group of 1000 people, 700 can speak English, 500 can speak Hindi. If all the people speak at least one of the two languages, find how many can speak both the languages, how many can speak exactly one language. ये जो at least का फंडा आ रहा है यही दिक्कत आपको कर देता है, ठीक है। समझो मेरी बात को, पहले समझते हैं कि ग्रुप में क्या है सर, 1000 पीपल है, ठीक है, टोटल 1000 पीपल है, एटलीस्ट वन
ऑफ टू लैंग्वेजेस, मतलब यूनिवर्सल सेट में ये दोनों सेट छोड़ के और कुछ बचा नहीं रहेगा, तो हम लोग यूनिवर्सल सेट को ही हटा देते हैं, उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा अच्छी तरीके से डायग्राम को बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा तरीके से डायग्राम को बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें से 1000 में से 700 कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये 700 हो जा रहा है, टोटल ले लेते हैं 700 क्या करते हैं, इंग्लिश स्पीक करते हैं, और 500 क्या है, हिंदी स्पीक करते हैं। अगर सर हम लोग एक चीज़ सोचे कि इन दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाता है, सर जोड़ देंगे तो 700 प्लस 500 1200 हो जाता है, लेकिन 1000 तो स्पीक करता है टोटल पीपल, तो 200 क्या है, 200 कॉमन चीज़ है जो हम लोग 2 बार एक्स्ट्रा कर रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला से भी सिखाएंगे, नॉर्मली तरीका जो होता है वो समझते हैं। तो 200 मतलब ये वाला सेक्शन हमने 2 बार जोड़ दिया। देखो जब इंग्लिश के लिए सोच रहे थे तब ऐसे जोड़ा, इंग्लिश वाले के साथ भी जोड़ा, हिंदी के लिए जब सोचे तो हिंदी के साथ भी जोड़ दिए, तो इसीलिए 200 ज़्यादा हो गया। तो ये कॉमन सेक्शन कौन सा है सर, ये 200 हो जाएगा। सर अगर ये 200 हो जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा सर, 500 हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में टोटल 700 है। अगर ये 200 हो जा रहा है तो 500 में ये कितना बचा हुआ है, 300 है। ये क्या होता है सर सेक्शन, खाली जो इंग्लिश पढ़ता है। ये क्या होता है सेक्शन, खाली जो हिंदी पढ़ता है। देखो लिखा हुआ है हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, तो बोथ लैंग्वेजेस कितना है 200। हाउ मेनी कैन स्पीक एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, तो कितना हो जाएगा 500 प्लस 300 800। ठीक है, आंसर आपका आ गया। अब नॉर्मली जो सेट का प्रोसेस होता है उसमें समझने की कोशिश करता है। ठीक है, अब क्या समझेंगे कि नंबर ऑफ इंग्लिश यूनियन हिंदी क्या दिया हुआ है आपको, इंग्लिश यूनियन हिंदी दिया हुआ है टोटल नंबर 1000। ये टोटल सेट कितना है सर, 1000 का है। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये टोटल सेट। थोड़ा सा इसको पहुंच देते हैं, ये इंग्लिश है आपके लिए, ये हिंदी है, तो ये टोटल कितना दिया हुआ है, यूनियन दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है, बराबर नंबर ऑफ इंग्लिश फार्मूला प्लस नंबर ऑफ हिंदी, हमने अभी फार्मूला आपको सिखाया, माइनस नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी। तो इंटरसेक्शन हिंदी ये कौन सा वाला इंक ले सर, ये वाला ले लो, नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी, जो कि कॉमन सेक्शन है, मतलब ये वाला जो दोनों ही न्यूज़पेपर पढ़ता है, हु कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज, सॉरी न्यूज़पेपर नहीं, हु कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस। ठीक है, ये होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है सर, ये इंटरसेक्शन ही निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, इंग्लिश यूनियन हिंदी 1000 दिया हुआ है, इक्वल्स टू इंग्लिश कितना पढ़ता है सर 700 पढ़ता है, और हिंदी कितना पढ़ता है सर 500 पढ़ता है, माइनस नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी। ठीक है सर, तो यहाँ से नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 1200 माइनस 1000, तो यहाँ से आ गया 200। तो कॉमन कितना हो गया सर, 200 हो गया। हु कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस 200। हाउ मेनी कैन स्पीक एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, तो ये क्या हो जाएगा सर हाउ मेनी मतलब इंटरसेक्ट नंबर ऑफ इंग्लिश यूनियन हिंदी माइनस नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी। तो ये वाला सेक्शन अगर हम लोग हटा दे बीच में से, तो हमें क्या मिल जाएगा, खाली इंग्लिश खाली हिंदी मिल के भाई भाई क्या मिल गया सर 1000 माइनस 200, मतलब कितना हो गया 800। क्या मैंने आपको नॉर्मल तरीका भी सिखा दिया कैसे करते हैं। वो प्रोसेस क्यों हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि सर वो प्रोसेस अगर नंबर ऑफ सेट्स बहुत ज़्यादा दे दिया तो वो प्रोसेस हम लोग को हौच-पच कर देता है, क्या करे क्या नहीं करे। 3 जब दे देगा तब दिक्कत हो जाएगा। अभी 2 के लिए तो ये बहुत ही आसान लगेगा कि नॉर्मल प्रोसेस आसान है, लेकिन आफ्टर दैट जब हमें 3 सेट 4 सेट मिल जाएगा 5 सेट मिल जाएगा तब ये फॉर्मूला ज़्यादा आसान हो जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या दिया हुआ है। In an exam, 60% of candidate passed in mathematics, 70% candidate passed in English, and 10% candidate failed in both the subjects. If 300 candidate passed in both the subject, the total number of candidate appeared in the exam. If they took test in only 2 subject, viz math and English, then क्या हो जाएगा। मतलब यही दोनों सब्जेक्ट दिया था और कुछ नहीं। अब समझते हैं मैथ्स में क्या दिया हुआ है सर। मैथ्स में कौन पास किया सर, 60% पास किया, तो ये पास है। फेल कितना हुआ सर 40%। ठीक है, इंग्लिश में क्या हुआ सर, इंग्लिश में 70% पास किया, फेल कितना हुआ सर, फेल हुआ 30% फेल हुआ। ठीक है, ये पास हुआ। दोनों सब्जेक्ट में फेल कितना हो गया सर 10%, बोथ सब्जेक्ट में फेल हो गया। अब समझो एक चीज़, अगर हम लोग समझते हैं नॉर्मली समझते हैं कि अगर दोनों को जोड़ दिया जाए 60% और 70% कितना हो जाएगा पास सर। दोनों को अगर जोड़ देंगे टोटल कितना पास हो जाएगा, या फिर फेल समझते हैं 40% फेल किया इसमें 30% इसमें, तो 70% हो जा रहा है। लेकिन इसमें से 10% कॉमन था तो -10 कर देते, तो 60% फेल किया बोथ सब्जेक्ट में। और
तो बोथ सब्जेक्ट में पास किया कितना 40%। अगर 300 सब्जेक्ट पास किया, 300 कैंडिडेट ने 40% का बराबर कितना है सर 300 दिया हुआ है, तो यहाँ से 100% का वैल्यू निकालेंगे तो अपन 40 × 100, तो यहाँ से कितना हो रहा है कट गया, तो 4 25 25 या 75 750 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो हो गया आपका मानधाता जो प्रोसेस होता है जो हमेशा चले आता है, उस प्रोसेस में हमने सीख लिया। अब सेट थ्योरी के प्रोसेस में समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए कि कितना % पास कितना % फेल। अब देखो मैथ्स में पास और फेल को हम लोग समझते हैं, मैथ्स में पास और फेल को हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे देखो 10 ने कॉमन फेल किया, ये 10 ने कॉमन फेल किया, ये फेल का हम लोग वेन डायग्राम बना रहे हैं, 10 ने कॉमन फेल कर लिया, तो 40% फेल किया किस में सर मैथ्स में फेल किया, तो मैथ्स में और बचा कितना है सर 30% बचा हुआ है, टोटल तो 40 है। ठीक है, और टोटल यहाँ पे इंग्लिश में क्या है सर, इंग्लिश में क्या है फेल टोटल 30 है, तो जिसमें से 10% यहाँ पे निकल गया, बाकी कितना हुआ सर 20 है। ठीक है, 20%, तो टोटल फेल कितना हुआ, अगर यूनियन निकाले तो इसका फेल कितना हुआ 30 10 40 20 60, तो 60% टोटल फेल हो गया। अब यूनिवर्सल में टोटल में यूनिवर्सल सेट में हमारे पास कितना था सर 100% था, तो उसमें बाकी जन क्या हुआ सर सब सब्जेक्ट में पास कर गया, 2 सब्जेक्ट में, तो 60 को क्या करता है 100 से घटाता है तो 40% आ जाता है, तो पास कैंडिडेट के इस 40% का वैल्यू बराबर 300, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 100% का वैल्यू कितना होगा, खत्म कहानी। क्या आपको समझने में कोई दिक्कत आया? ये आसान सा क्वेश्चन था, धीरे धीरे हम लोग टफ क्वेश्चन की तरफ भी चलेंगे। अगर टाइम खत्म हो जा रहा है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A class took 2 tests, one in physics, another in math. 1/3 of class failed in math, 1/2 of class failed in physics, 60% of those passed in physics also passed in maths. If 300 students took both the test, now how many students failed in both? समझते हैं हम लोग कि कितना, ये मैथ है ये फिजिक्स है, तो टोटल कितना 300 जने मैथ भी दिया था, फिजिक्स भी दिया था, मैथ भी दिया था, फिजिक्स भी दिया था। मैथ में पास कितना किया सर 2/3, मतलब 200 जने पास किया, और ये फेल कितना किया सर 100 जने फेल किया। वैसे ही फिजिक्स में क्या हुआ सर हाफ, मतलब 150 जने फेल किया और 150 जने पास किया। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो दोनों में पास कितना हुआ सर 200 एकम 150, और इधर हो गया आपका 300। अच्छा नॉर्मली देखते हैं, इन 300 जने में से 60% ऐसा हुआ जो पास किया दोनों ही सब्जेक्ट में, तो काटते हैं तो 6 3 18 180, मतलब हर एक में 90 लिख सकते हैं। हाँ सर, कॉमन सेक्शन क्या हो गया सर आपका 90। ठीक है, समझे मेरी बात को? अगर समझ गए तो देखो पास 90 हो गया यहाँ पे। मैथ्स में अगर हम लोग इधर मैथ ले ले इधर फिजिक्स ले ले, तो मैथ में कितना पास हुआ था सर टोटल 200 जने, 90 यहाँ पे है तो 110 यहाँ पे हो जाएगा। फिजिक्स में कितना पास किया था सर 50 जने, 90 यहाँ पे है तो 60 यहाँ पे आ जाएगा। अब टोटल को पकड़ता है कितना, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट में पास किया अगर ढूंढा जाए तो कैसे निकालेंगे, 110 और 60 कितना होता है 170, और 90 कितना हो जाएगा सर 90 और 170 हो जा रहा है आपका 260। एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट में पास किया। यहाँ पे दिया हुआ है हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन बोथ, तो बोथ सब्जेक्ट में फेल कितना हो रहा है सर, बोथ सब्जेक्ट में टोटल 300 जने एग्जाम दिया था जिसमें से 200 जने पास किया एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ रहेगा, बचा हुआ रहेगा जो फेल कर गया तो बोथ में, तो वहाँ पे 40 आ जा रहा है आंसर, 40 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि नहीं है। आज यहीं तक रखते हैं। ये SSC मैथन का सोशल साइट्स है, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, उसमें मज़े से हम लोग बाकी वेन डायग्राम का क्वेश्चन सीखेंगे, उसमें एट मोस्ट भी आएगा, एटलीस्ट भी आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल अगर इंक्लूड होगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा हम लोग वो समझेंगे। ठीक है, चलिए कैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें देखेंगे कितना आसान लगेगा तब। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।